अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अपना ज़ाती घर बनाना हर इंसान की ख्वाहिश होती है और इस ख्वाहिश को वही लोग ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं जो किराए के मकान में रहते हैं। पाकिस्तान की कुल आबादी तकरीबन 22 करोड़ के करीब है और पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग किराए के मकान में रहते हैं। उसकी वजह यह है कि उनकी ज़राए आमदनी और उनकी माली हैसियत इतनी नहीं होती कि वो अपना ख़ुद का ज़ाती मकान ख़रीद सकें। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के नाम से एक स्कीम लोगों के लिए पेश की है जिसमें हुकूमत कम आमदनी वाले लोगों के लिए और सैलरीड पर्सन के लिए आसान इकसात में कम शरह सूद के साथ कर्ज़े फ़राहम कर रही है। ये फ़ैसिलिटी स्टेट बैंक की वसातत से मुख्तलिफ़ बैंकों में मुहैया की जा रही है, जिसमें माइक्रो फाइनेंस बैंक्स और तमाम इस्लामिक और कमर्शियल बैंक्स पाकिस्तान के पाबंद हैं कि वो तमाम पाकिस्तानियों को ये फ़ैसिलिटी प्रोवाइड करें। ये फ़ैसिलिटी पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों के लिए है। होम लोन क्या होता है, होम लोन की क्या शराइत है, कौन होम लोन ले सकता है और कितना मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लोन की अमाउंट क्या होगी, कितना मरले का मकान मैं ख़रीद सकता हूँ, क्या मैं मकान नया ख़रीद सकता हूँ या मैं प्लॉट के ऊपर उसकी कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ या मैं फ़्लैट ख़रीद सकता हूँ, मुझे इंटरेस्ट रेट कितना देना पड़ेगा, लोन की मुद्दत क्या होगी, उसकी शराइत क्या होंगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, क्या मैं लोन के लिए क्वालिफ़ाई करता हूँ। ये वो सवालात हैं जो हर पाकिस्तानी जो कि अपना घर बनाना चाहता है और हुकूमत की इस स्कीम से फ़ायदा उठाना चाहता है उसके जहन में आते हैं। तो हम इन्हीं सवालात का जवाब आज की वीडियो में देंगे और डिटेल के साथ देखेंगे कि होम लोन क्या होता है और किस तरह से आप होम लोन ले सकते हैं, कौन कौन सी शराइत हैं और इस स्कीम के आम आदमी को क्या फ़वाइद होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। होम लोन का मतलब ये है कि आप बैंक से कर्ज़ा हासिल करते हैं मुख्तलिफ़ शराइत पर। उस कर्ज़े पर बैंक आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है और उस इंटरेस्ट रेट और प्रिंसिपल को मिलाकर जो अमाउंट बनती है उस अमाउंट को बैंक इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर देता है ताकि आप हर महीने आसानी के साथ मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर सकें। अब पाकिस्तान में जो होम लोन फैसिलिटी थी इस पर बैंक मुख्तलिफ़ इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। कुछ बैंक 10% लेते हैं, कुछ 12%, कुछ 15% और कुछ ऐसे बैंक भी हैं माइक्रो फाइनेंस बैंक जो कि 20-22% तक होम लोन पर इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे एवरी ईयर। हुकूमत पाकिस्तान ने आम इंसान को अपना ज़ाती मकान ख़रीदने के लिए ये फ़ैसिलिटी दी और बैंकों से ये एग्रीमेंट किया कि वो लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर कम इंटरेस्ट पे लोगों को कर्ज़ा फ़राहम करें, जो कि 3% से लेकर 12-13% तक है। बाकी का जो इंटरेस्ट रेट है वो हुकूमत पाकिस्तान ख़ुद बर्दाश्त करेगी, वो ख़ुद अदा करेगी बैंकों को, लेकिन आम आदमी को 3% से लेकर 12% तक इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के लिहाज से। अब इस लोन अमाउंट का टेन्योर 5 साल से 20 साल तक है। इसका मतलब है कि आप कम से कम 5 साल के लिए कर्ज़ा ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल तक कर्ज़ा ले सकते हैं। कर्ज़ की मुद्दत 5 से 20 साल तक है। ये फैसिलिटी आप मुख्तलिफ़ कन्वेंशनल बैंक से ले सकते हैं जिस तरह HBL, MCB, ABL, इस्लामिक बैंकों से ले सकते हैं जिस तरह से दुबई इस्लामिक बैंक, बैंक इस्लामी और मीज़ान बैंक। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस बैंक से भी ले सकते हैं जिनके अंदर फिनका बैंक, अपना माइक्रो फाइनेंस बैंक, मोबलिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक और नेफ्डा से ले सकते हैं। अब ये नेफ्डा के बारे में हम आगे चलकर आपको बताएंगे और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे ताकि आप डिटेल के साथ देख सकें कि नेफ्डा क्या है, क्या काम करता है और किस तरह से ये लोगों को
कर्ज़ फ्राहम कर रहा है अपने ज़ाती मकान बनाने के लिए। आसान होम लोन के अंदर आप बेसिकली 4 कैटेगरीज़ के अंदर लोन ले सकते हैं। पहली कैटेगरी है कि आप मकान ख़रीद सकते हैं। दूसरी कैटेगरीज़ में आप फ्लैट या अपार्टमेंट ख़रीद सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है जिसमें आप अपने ज़ाती प्लॉट पे, अगर आपके पास अपना ज़ाती प्लॉट है तो आप उसके ऊपर मकान बनाने के लिए कर्ज़ हासिल कर सकते हैं। और चौथी कैटेगरी है कि आप बैंक से कर्ज़ लेकर प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं और फिर उसी बैंक से कर्ज़ लेकर आप उस पर मकान तामीर करना चाहते हैं। तो ये बेसिकली 4 कैटेगरीज़ हैं जिसके अंदर बैंक आपको लोन की फ़ैसिलिटी देता है। अब इसमें मुख्तलिफ़ टियर्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बेसिकली 4 तरह की टियर्स बनाई हैं, 4 तरह की कैटेगरीज़ बना दी हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में मुख्तलिफ़ बैंक्स आपको कर्ज़ा फ़राहम करते हैं। टियर 0 के अंदर जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में आप माइक्रो फाइनेंस बैंक से कर्ज़ हासिल कर सकते हैं। जो टियर 1 है उस कैटेगरी में आप नेफ्टा के पास जाएंगे, नेफ्टा से आप कर्ज़ हासिल कर सकते हैं। टियर 2 में आप कन्वेंशनल या इस्लामिक बैंक से हासिल कर सकते हैं और टियर 3 में भी आप कन्वेंशनल और इस्लामिक बैंक से कर्ज़ हासिल कर सकते हैं। अब इसमें एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जो टियर 1 है वो बेसिकली नेफ्टा को इसलिए दी गई है क्योंकि इसमें आपका ज़ाती कोई अमल दखल नहीं होगा। हुकूमत पाकिस्तान ख़ुद ज़मीन परचेज़ करेगी और उस ज़मीन के ऊपर वो अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स या घर बनाएगी और फिर वो घर आपको आसान एक साथ में बैंकों के ज़रिए से फ़राहम किया जाएगा। अब इसमें आप अपनी मर्ज़ी से ज़मीन नहीं ख़रीद सकते। हुकूमत पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी से ये ज़मीन ख़रीदेगी और घर बनाएगी। मिसाल के तौर पे अगर आप लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर से बाहर जो इलाके हैं, रायबंड या फिर दरिया रावी के पार जो नया शहर हुकूमत बसाना चाह रही है, हुकूमत आपको दूर दराज इलाकों में ये फ़ैसिलिटी देगी। लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से अपना ज़ाती मकान अपनी पसंद के इलाके में, लोकेशन में ख़रीदना चाहते हैं तो आप टियर 0, टियर 2 और टियर 3 में वो मकान ख़रीद सकते हैं। अब बात आती है कि प्रॉपर्टी की साइज़ क्या होगा, कितने मरले का मकान मैं ख़रीद सकता हूँ। टियर 0 के अंदर जो कि माइक्रो फाइनेंस बैंक से आप हासिल कर सकते हैं कर्ज़, उसके अंदर मकान 5 मरले तक आप ख़रीद सकते हैं। 5 मरले का मतलब 125 स्क्वायर यार्ड्स उसकी पैमाइश होनी चाहिए। उसमें कवर्ड एरिया यानी कि मकान उसके ऊपर जो बना होना चाहिए वो 850 स्क्वायर फुट तक होना चाहिए। ये मैक्सिमम लिमिट है, बस इससे कम भी हो सकती है। अगर आप 4 मरले का मकान ख़रीदते हैं तो वो भी इस कैटेगरी में आएगा। अगर आपका मकान 4 मरले पे है और वो 800 स्क्वायर फुट है तो वो भी इस कैटेगरी में फ़ॉल करता है। लेकिन अगर आपका मकान 5 मरले का है और वो 900 स्क्वायर फुट है तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा, वो दूसरे टियर में फ़ॉल करेगा। इसी तरह से टियर 0 में अगर आप फ्लैट ख़रीदना चाह रहे हैं या अपार्टमेंट ख़रीदना चाह रहे हैं तो वो 5 मरले तक आप ख़रीद सकते हैं और इसमें कवर्ड एरिया 1250 स्क्वायर फुट तक हो सकता है। टियर 1 में अगर आप मकान ख़रीदते हैं तो वो 5 मरले का होना चाहिए या 125 स्क्वायर यार्ड्स और इसमें कवर्ड एरिया 850 स्क्वायर फुट का होगा। अगर आप फ्लैट या अपार्टमेंट ख़रीद रहे हैं तो वो भी 5 मरले का होना चाहिए और उसमें कवर्ड एरिया 850 स्क्वायर फुट का होगा। ये टियर 1 है जो कि आप नेफ्टा के ज़रिए से जो मकान ख़रीदेंगे उसके अंदर ये फ़ॉल करता है। अब टियर 2 की बात करते हैं। टियर 2 में 5 मरले तक आप मकान ख़रीद सकते हैं। 5 मरले में आप 125 स्क्वायर यार्ड्स उसकी पैमाइश होनी चाहिए ज़मीन की। उस पर कवर्ड एरिया यानी कि उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन जो घर बना होना चाहिए वो 850 स्क्वायर फुट तक कवर्ड एरिया हो। अगर आप फ्लैट या अपार्टमेंट ख़रीदना चाह रहे हैं तो वो 5 मरले का होगा और उसमें कवर्ड एरिया 1250 स्क्वायर फुट तक होगा। अब ये टियर 2 कैटेगरी जो है वो उसके लिए कर्ज़ आपको बैंक से हासिल करना पड़ेगा। आप मुख्तलिफ़ कमर्शल या
इस्लामिक बैंक से ये कर्ज़ हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं टियर 3 की। टियर 3 में प्रॉपर्टी का साइज़, यानी कि आपने घर ख़रीदना है तो वो 10 मरले तक मकान आप ख़रीद सकते हैं। उस मकान की जो पैमाइश है वो 250 स्क्वायर यार्ड्स तक होनी चाहिए। ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे अगर कम भी होगा तो बैंक आपको कर्ज़ फराहम कर देगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये मैक्सिमम लिमिट है। अगर आप फ्लैट या अपार्टमेंट ख़रीदना चाह रहे हैं तो वो भी 10 मरले का होगा टियर 3 कैटेगरी में, और उसका कवर्ड एरिया 2000 स्क्वायर फुट तक हो सकता है मैक्सिमम। और इस टियर 3 कैटेगरी के लोन भी आपको बैंकों की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। इस्लामिक या कन्वेंशनल बैंक से आप ये कर्ज़ हासिल कर सकते हैं। अब मुख्तलिफ़ लोग ये सवाल करते हैं कि जो प्रॉपर्टी हम ख़रीद रहे हैं वो प्रॉपर्टी कितनी पुरानी होनी चाहिए। हुकूमत ने जब ये स्कीम लॉन्च की उस वक्त हुकूमत ने ये शराइत रखी। इन शराइत में से एक शर्त ये भी थी कि मकान आपका 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। यानी जिस दिन आप एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं बैंक में, आप बैंक में अपनी एप्लीकेशन जमा करवा रहे हैं होम लोन के लिए, उस तारीख़ से 1 साल पुराना मकान होना चाहिए। 1 साल से ज़्यादा पुराना मकान के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। लोगों की इस परेशानी और मुसीबत को देखते हुए, क्योंकि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लोग ऐसे मकान पसंद कर रहे थे या लोग ऐसे मकान लेना चाह रहे थे जो कि 2 साल, 4 साल, 10 साल पुराना है, लेकिन वो इस कैटेगरी में इस शर्त की वजह से होम लोन के अंदर नहीं आ रहा था। तो इन मुश्किलात के पेश नज़र हुकूमत ने अपनी इस पॉलिसी को रिवाइज़ किया, इन शराइत को रिवाइज़ किया, और नई शर्त के मुताबिक आप नया मकान या फ्लैट आप ख़रीद सकते हैं बग़ैर किसी लिमिट के। यानी कि वो 1 साल से पुराना भी आप ख़रीद सकते हैं। और उसके लिए हुकूमत ने 31 मार्च 2023 तक इस शर्त को ख़त्म कर दिया है। यानी अगर आप कर्ज़ हासिल करते हैं 31 मार्च 2023 तक, तो आप 1 साल से पुराना घर भी ख़रीद सकते हैं। अब इसके अंदर टियर 0, टियर 2 और टियर 3 आते हैं, टियर 1 नहीं आता, क्योंकि टियर 1 नेफ्टा के प्रोजेक्ट्स हैं और नेफ्टा अपनी मर्ज़ी से अपनी लोकेशन पे ऊपर कहीं पे भी वो मकान बना के आपको दे सकता है, और वो मकान 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ टियर 1 के लिए है। टियर 0, टियर 2, टियर 3 के लिए जो आप कर्ज़ा हासिल करेंगे उसके लिए 31 मार्च 2023 तक कोई शर्त नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी की कीमत कितनी होनी चाहिए, वैल्यू कितनी होनी चाहिए। आप प्रॉपर्टी ख़रीदने जाते हैं तो कितने तक की प्रॉपर्टी आप ख़रीद सकते हैं। मैक्सिमम जो प्राइस है होम की या फ्लैट की, टियर 1 में 3.5 मिलियन है, यानी कि 35 लाख तक आप मकान की कीमत हो सकती है टियर 1 के अंदर, जो कि नेफ्डा के प्रोजेक्ट्स हैं। टियर 0, टियर 2 और टियर 3 की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप मकान ख़रीदते हैं 1 करोड़ का, लेकिन आपको 1 करोड़ पे कर्ज़ा नहीं मिलेगा, आपको कर्ज़ मिलेगा जो कि जिस टियर में आप फॉल करते हैं। तो उस फ़र्ज़ की आपका मकान अगर 1 करोड़ उसकी कीमत है और आपको कर्ज़ मिल रहा है 60 लाख, तो 40 लाख आपको ख़ुद अदा करना पड़ेगा। 60 लाख तक आपको कर्ज़ा बैंक फ़राहम कर देगा। तो नो लिमिट का मतलब ये है कि उस मकान की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कोई लिमिट नहीं है। 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 5 लाख, 10 लाख कुछ भी हो सकती है। उसके ऊपर बैंक ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। लेकिन टियर 1 के लिए सिर्फ 35 लाख लिमिट है, यानी कि मैक्सिमम मकान की कीमत जो हुकूमत लोगों को बना के देगी नेफ्डा के ज़रिए, वो 35 लाख तक उसकी कीमत होगी। लोन का टेन्योर, उसकी मुद्दत हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि वो कम से कम 5 साल हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल के लिए आपको कर्ज़ फराहम किया जाएगा। अब कितनी लोन अमाउंट जो है वो बैंक हमें देगा, ये तो हमने बता दिया कि हमें कितना मकान की प्राइस क्या होगी, मकान की कीमत क्या होगी, लेकिन क्या उस कीमत पे मुझे लोन मिल जाएगा, मुकम्मल लोन मिल जाएगा? ये वो सवाल है जो हर लोन अप्लाई करने वाले के जहन में आता है। तो बेसिकली लोन अमाउंट
बैंक ने टीयर वाइज डिवाइड की है और वो मुख्तलिफ़ टीयर्स में मुख्तलिफ़ लोन अमाउंट है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो आप टीयर ज़ीरो में अप्लाई कर रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी की जो कीमत है लेट्स से वो 30 लाख है, तो बैंक आपको 20 लाख तक 2 मिलियन तक लोन प्रोवाइड करेगा। बाकी का 10 लाख आप उसमें शामिल कर सकते हैं और ये लोन आपको माइक्रो फाइनेंस बैंक से मिलेगा। टीयर 1 के लिए जो लोन अमाउंट की लिमिट है वो 27 लाख है, यानी कि 27 लाख तक उस पर कर्ज़ फ्राहम किया जाएगा मैक्सिमम अमाउंट। अगर एक टीयर 1 में मकान की कीमत हमने जैसे पिछली स्लाइड में देखा वो 35 लाख थी, अगर 35 लाख उसकी कीमत है और 27 लाख तक आपको लोन मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि 8 लाख आपने ख़ुद डाउन पेमेंट अदा करनी है, बाकी का 27 लाख का आपको बैंक कर्ज़ा फ्राहम कर देगा टीयर 1 के बेसिस पे। टीयर 2 में आप 60 लाख तक मकान ख़रीद सकते हैं। जी हाँ, पहले ये लिमिट 30 लाख थी, अब हुकूमत ने ये लिमिट डबल कर दी है और अब आप टीयर 2 में 60 लाख तक बैंक आपको कर्ज़ा फ्राहम करेगा मकान ख़रीदने के लिए। टीयर 3 में जो कि 10 मरले तक मकान आप ख़रीद सकते हैं, फ़्लैट ख़रीद सकते हैं, उसमें हुकूमत ने लिमिट डबल करके 50 लाख से 1 करोड़ कर दी है। तो अब आप 1 करोड़ तक बैंक आपको कर्ज़ा फ्राहम करेगा ये मकान ख़रीदने के लिए। पहले ये लिमिट 50 लाख थी। अब सवाल ये आता है कि कस्टमर के जहन में कि मुझे कितना अदा करना पड़ेगा, यानी कि मैं कितनी डाउन पेमेंट दूंगा, बैंक मुझे कितना कर्ज़ फ्राहम करेगा। तो टीयर 0 में कस्टमर 20% तक डाउन पेमेंट अदा करेगा, यानी कि 20% कस्टमर कंट्रीब्यूट करेगा, 80% जो है वो बैंक उसको कर्ज़ा फ्राहम करेगा। टीयर 1 में कस्टमर 10% डाउन पेमेंट देगा और बैंक 90% उसको कर्ज़ा फ्राहम करेगा। टीयर 2 में भी 10% डाउन पेमेंट होगी, 10% इक्विटी है, कस्टमर जो है वो पे करेगा और 90% बैंक अदा करेगा। इसी तरह टीयर 3 में 15% कस्टमर अदा करेगा और बाकी का 85% उसको बैंक कर्ज़ा फ्राहम कर देगा। तो ये इक्विटी और बैंक रेशो थी कि कस्टमर कितना पे करेगा और बैंक कितना पे करेगा। अब सवाल ये आता है कि कीमत भी हमने देख ली, कर्ज़ की मुद्दत भी देख ली, कर्ज़ की रकम भी हमने देख ली कि कितनी अमाउंट तक बैंक हमें कर्ज़ फ्राहम करेगा। अब सवाल आता है कि मुझे इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इंटरेस्ट अगर आप टीयर 0 में अप्लाई करते हैं तो 1 साल से 5 साल तक आपको 5% इंटरेस्ट लगेगा। मतलब पहले 5 साल आपके लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 5% के हिसाब से होगा। छठे साल से 10वें साल तक जो आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 7% होगा और 11वें साल से 20 साल तक आपके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो काइबर प्लस 7% होगा। काइबर मुख्तलिफ़ मुद्दत के लिए इसकी मुख्तलिफ़ रेट्स हैं। आम तौर पर बैंक जब होम लोन प्रोवाइड करते हैं तो उस पर 1 साल का काइबर यानी कि 12 महीने का काइबर अप्लाई करते हैं। 12 महीने का काइबर का आज का जो रेट है 8.25 है। 8.25% आप स्टेट बैंक की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से भी जाके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हम काइबर 8.25 लगाएं तो 8.25 प्लस 7% ये तकरीबन 15.25% बनता है। यानी कि टीयर 0 में जब आप 11वें साल से 20वें साल तक आप जाएंगे तो आपका इंटरेस्ट रेट लोन अमाउंट का 15.25% बैंक चार्ज करेगा। ये टीयर 0 के लिए थी। अब हम देखते हैं टीयर 1 के लिए कि टीयर 1 के लिए बैंक जो है वो कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा। टीयर 1 मैंने आपको पहले भी बताया, ये नेफ्टा के प्रोजेक्ट्स हैं। ये हुकूमत नेफ्टा के ज़रिए से ज़मीन ख़रीदेगी और अपनी मर्ज़ी से उस पर कंस्ट्रक्शन करेगी और फिर वो तैयार शुदा घर या फ्लैट लोगों को फ़राहम किए जाएंगे। बैंक
लोन की फैसिलिटी के साथ। अब उस लोन अमाउंट के ऊपर टियर 1 में कितना इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। ये सब्सिडाइज्ड लोन है, यानी कि कम से कम इंटरेस्ट रेट पे बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है। इसमें पहले साल से 5वें साल तक जो इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा लोन अमाउंट पे वो 3% है। छठे साल से 10वें साल तक जो इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा वो 5% होगा, और 11वें साल से 20 साल तक आपको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो काइबर प्लस 2.5% है। काइबर हमने पहले भी बताया कि ये बैंक 1 साल का काइबर आपसे चार्ज करता है, और 1 साल के काइबर का रेट आज के दिन 8.25 है। काइबर जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये वेरी करता है, और एवरी डे इसकी रेट जो है वो रिवाइज़ होते हैं, जो कि आप मुख्तलिफ़ बैंकों से या स्टेट बैंक की वेबसाइट से आप कंफर्म कर सकते हैं। 8.25 में अगर मैं 2.5 ऐड करूं तो ये 10.75% बनता है, यानी कि अगले 10 साल 11वें साल से 20 साल तक आपने 10.75% पे करना है। टियर 1 के लोन सबसे सब्सिडाइज हैं, सबसे सस्ते हैं, और इस पे जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट होगा वो गवर्नमेंट ख़ुद अदा करेगी। कस्टमर के लिए ये सबसे आसान शराइत पे सबसे कम इंटरेस्ट रेट बैंक ऑफ़र कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं टियर 2 के लोन्स के लिए, कि अगर आप टियर 2 में कर्ज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको पहले साल से 5वें साल तक 5% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा लोन अमाउंट पे। अगर आप छठे साल से 10वें साल में फॉल करते हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट होगा 7%, और 11वें से 20 साल तक अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो आपका काइबर प्लस 4% होगा। काइबर इस वक्त आज के दिन उसका रेट जो है 8.25 है। 1 साल के काइबर का रेट अगर इसमें हम 4% ऐड कर दें तो ये 12.25% बन जाता है 11 से 20 साल तक। ये टियर 2 के लोन्स हैं। अब सवाल ये है कि क्या मुझे 20 साल तक ही लोन लेना है? नहीं, आप चाहें तो 5 साल तक ले सकते हैं। आप 5 साल में सारा लोन पे कर दें और आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा 5%। अगर आप चाहते हैं कि मैं नहीं 10 साल में मैंने पे करना है तो आप 10 साल में पे कर दें, तो पहले 5 साल आपका इंटरेस्ट 5% होगा, अगले 5 साल यानी छठे से 10वें साल तक आपका इंटरेस्ट होगा 7%। तो आलमोस्ट आपको 10 सालों में ये इंटरेस्ट रेट तकरीबन 6.5% बनता है, जो कि बहुत ही नॉमिनल है, बहुत ही मुनासिब है। अब हम बात करते हैं टियर 3 के लोन्स के लिए, यानी कि 10 मरले तक आपने मकान या फ्लैट ख़रीदना है तो उसके लिए आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। टियर 3 में पहले साल से 5वें साल तक जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे वो 7% है। छठे साल से 10वें साल तक जो इंटरेस्ट आपकी लोन अमाउंट पे होगा वो 9% पर एनम है। उसके बाद 11वें से 20वें साल तक जो इंटरेस्ट होगा वो काइबर प्लस 4% होगा। काइबर हम पहले भी बता चुके हैं कि ये 8.25 है 1 साल का काइबर का रेट। अगर इसे 8.25 में हम 4% ऐड कर दें तो ये 12.25% बन जाता है, यानी कि 11वें साल से 20 साल तक आपने जो लोन अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करना है वो 12.25% है। दोस्तों, ये थे इंटरेस्ट रेट जो कि आपने लोन अमाउंट पे अदा करने थे। ये आप एक चार्ट की मदद से भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने सब कैटेगरीज़ को कंबाइन कर दिया है। आसानी की खातिर आप एक ही चार्ट के अंदर देख सकते हैं मुख्तलिफ़ टीयर्स के अंदर कौन कौन सी लोन अमाउंट है, कितनी मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और कितनी लोन अमाउंट तक मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये सब हम एक चार्ट की मदद से भी देख सकते हैं। अब सवाल ये है कि इस लोन के लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन से पाकिस्तानी जो हैं वो इस लोन अमाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए तमाम पाकिस्तानी जिनके पास अपना CNIC है, कौमी शनाख्ती कार्ड है, या वो रेज़िडेंट है या नॉन रेज़िडेंट, या पाकिस्तान में रहते हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो दोनों इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एक शर्त ये भी है कि वो फ़र्स्ट टाइम होम ओनर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके नाम पर पहले कोई प्रॉपर्टी, कोई प्लॉट ना हो। अगर आपके नाम पे कोई पहले प्रॉपर्टी या प्लॉट है तो आप इस लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते।
फिर इसमें एक शर्त ये भी है कि आपने कभी किसी बैंक से कोई लोन अप्लाई ना किया हो होम बनाने के लिए, यानी कि घर बनाने के लिए, प्लॉट के लिए आपने कभी भी किसी बैंक से कोई फैसिलिटी ना ली हो, ये भी एक शर्त है। मर्द और औरत दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन ये भी अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि मुझे लोन एप्लीकेशन के साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में। तो अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे लोन एप्लीकेशन के साथ लगाने के लिए। एक तो आपका लोन एप्लीकेशन है जो कि आप फिल करके दोगे। आपका CNIC है, वैलिड CNIC, उसकी आप फ़ोटोकॉपीज़ दोगे। आपकी 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स वो साथ लगेंगी। एक स्टाम्प पेपर पे आपने अंडरटेकिंग देना है कि आप ये घर फर्स्ट टाइम ख़रीद रहे हो और आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी या प्लॉट नहीं है। ये अंडरटेकिंग आपको 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आप दे सकते हैं। 50, 100, 200 का स्टाम्प भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम 50 रुपये का होना चाहिए और वो नोटरी से अथेंटिकेट हो, ऑथराइज्ड हो, उस पर स्टाम्प लगनी चाहिए नोटरी की। इसके अलावा जो आप मकान ख़रीद रहे हैं या फ्लैट ख़रीद रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। उसमें रजिस्ट्री भी हो सकती है, फ़ाइल। अगर आप किसी सोसाइटी में मकान ख़रीद रहे हैं तो उसमें फ़ाइल होती है। आम मतलब शहर में कहीं पे भी आप ख़रीद रहे हैं वहाँ पे रजिस्ट्री है। ट्रांसफ़र लेटर होगा, उसमें प्रॉपर्टी का टाइटल डॉक्यूमेंट वो भी हो सकता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप बैंक्स में जमा करवाएंगे अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। अब सैलरीड पर्सन के लिए एम्प्लॉयर सैलरी सर्टिफिकेट जमा करवाना ज़रूरी है। एम्प्लॉयर सैलरी सर्टिफिकेट में ये मेंशन होगा कि आपने कब से आप जॉब जो है वो कर रहे हैं, आपकी ज्वाइनिंग डेट कब से थी और क्या ये आपकी फ़र्स्ट जॉब है या इससे पहले भी अगर आपने कहीं जॉब की है तो वो भी सैलरी सर्टिफिकेट आप अटैच कर सकते हैं जहाँ जहाँ आपने मुलाजमत की है। इसके अलावा आपकी लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप ये आप अटैच करेंगे। आप उसके साथ जो है वो प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि आपका मुलाजमत का सबूत, जब आप कोई भी जॉब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है, वो ज्वाइनिंग लेटर आप अटैच कर सकते हैं। आप किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है तो आपके लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगेगी। अब ज़रूरी नहीं है जिस बैंक में आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे आपका बैंक अकाउंट भी हो। मे भी हो सकता है कि आप मेज़ान बैंक में लोन अप्लाई कर रहे हैं लेकिन आपका अकाउंट MCB में है तो आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। सिर्फ आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट जमा करवानी पड़ेगी लास्ट 6 मंथ की। अगर तो आप फॉर्मल एम्प्लॉइज़ हैं। फॉर्मल का मतलब ये है कि अगर आपकी सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही है और आपकी कंपनी आपको प्रॉपर सैलरी सर्टिफिकेट दे रही है, सैलरी स्लिप्स दे रही है, उसको हम फॉर्मल कहेंगे। इनफॉर्मल का मतलब है कि अगर आपको सैलरी बाय हैंड कैश में आपको सैलरी मिल रही है, अकाउंट में नहीं जा रही, आपकी सैलरी स्लिप आपके पास नहीं है। कुछ केसेस में ऐसे होता है कि जो लेबर मतलब डेली वेजेस पे लोग काम करते हैं या फिर लोग कहीं किसी सेल्समैन या कहीं पे भी काम कर रहे हैं तो उनके पास ना तो सैलरी स्लिप होती है ना उनके पास प्रूफ होता है कि मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में आई और ये इतनी सैलरी है, तो उनको कैश में सैलरी दी जाती है। तो ऐसे इनफॉर्मल एम्प्लॉइज़ को भी फैसिलिटेट करने के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ़ शराइत नरम की हैं ताकि वो सैलरी स्लिप के अलावा अगर वो किराए के मकान में रह रहे हैं तो अपना रेंट एग्रीमेंट उसकी कॉपी जमा करवा सकते हैं या फिर अपनी रेंट की पे स्लिप के आपने रेंट पे किया और मालिक मकान आपको जो है कोई रसीद लिख के दे देता है किराए की, तो वो आप वो भी जमा करवा सकते हैं। कोई आपका यूटिलिटी बिल, बिजली, गैस, पानी का जो बिल आप अदा करते हैं उसकी फ़ोटोकॉपी लगा दें। आप टेलीफोन का बिल है, PTCL का है, आप मोबलिंक, यूफोन, कोई भी आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, अगर आप उसका पोस्टपेड बिल है आप वो पे कर रहे हैं, उसकी कॉपी लगा सकते हैं। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी स्कूल
की पे स्लिप, यानी कि जो आप फ़ीस अदा कर रहे हैं स्कूल में हर महीने, उसकी भी पे स्लिप वो भी आप जमा करवा सकते हैं, वो भी एक प्रूफ है। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोई भी डॉक्यूमेंट जिसके अंदर ये सबूत हो कि आपकी इनकम कितनी है, एक्सपेंस क्या है, वो भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो इतनी आसान शराइत के साथ कर्ज़ हासिल करना पाकिस्तान की तारीख़ में पहले मुमकिन नहीं था। जब से पाकिस्तान बना है तो ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि हुकूमत ने इतनी आसान शराइत पर कि आप कोई भी इनकम एक्सपेंस का प्रूफ बैंक में दिखाएंगे, आपको लोन जो है आसानी के साथ होम लोन मिल जाएगा। अगर आप सेल्फ़ एम्प्लॉयड हैं, मतलब आप प्रोफेशनल हैं, कोई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या फिर कोई अपना बिज़नेस चला रहे हैं, दुकान है आपकी, या आपका कोई कारोबार है, उसको हम सेल्फ़ एम्प्लॉयड कहेंगे। तो उस सिचुएशन में आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं। एक तो आपका लोन एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि फ़िल होना चाहिए, प्रॉपरली साइन होना चाहिए उस पर आपका CNIC वैलिड होना चाहिए, मतलब वो एक्सपायर ना हो, कम से कम उसकी वैलिडिटी जो है वो 6 माह तक होनी चाहिए। मतलब कि अगर आज आप अप्लाई कर रहे हैं लोन के लिए तो अगले 6 माह तक वो वैलिड होना चाहिए। अगर वो एक्सपायर है या आपने CNIC के लिए ऑलरेडी अप्लाई किया है उसको रीन्यू करवाने के लिए, तो उसका भी प्रूफ आप साथ लगा सकते हैं। 2 फ़ोटोग्राफ्स लगेंगी आपकी पासपोर्ट साइज़। इसके अलावा अगर आप फ़र्स्ट टाइम होम ओनर है तो उसके लिए आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के देना पड़ेगा, अंडरटेकिंग होगी कि आप ये मकान फ़र्स्ट टाइम परचेज़ कर रहे हैं, इससे पहले आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी, कोई प्लॉट, कोई मकान आपके नाम पर नहीं है। जो आप मकान ख़रीदना चाह रहे हैं उसकी रजिस्ट्री, उसकी फ़ाइल या उसका ट्रांसफ़र लेटर, उसका टाइटल डॉक्यूमेंट, ये आपको सबमिट करवाना पड़ेगा, साथ में इसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी। इसके अलावा आपका बिज़नेस है तो बिज़नेस का प्रूफ, अगर आप ओनर हैं उस बिज़नेस में, कितने साल से आपने ये बिज़नेस चला रहे हैं, कहाँ पे आपकी लोकेशन है, बिज़नेस आप कहाँ पे कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के साथ कोई पार्टनरशिप है तो उस पार्टनरशिप की एग्रीमेंट, उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं, ठीक है, वो साथ लगेगी। इसके साथ आपका जो है NTN सर्टिफिकेट, आप टैक्स पे करते हैं, उसका आपका NTN नंबर NTN सर्टिफिकेट पे मेंशन होता है, NTN सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी साथ लगेगी। जिस लोकेशन पे आपकी दुकान है या ऑफिस है जहाँ पे आप बिज़नेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसका रेंट एग्रीमेंट, जो महीने का आप किराया अदा कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप अकाउंटेंट हैं, CA वगैरह, तो आप अपनी प्रोफेशनल डिग्री भी साथ उसकी फ़ोटोकॉपी अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जहाँ पे आपका बिज़नेस अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है बैंक में, आप वहाँ की लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट ये आपने अटैच करनी है साथ। अगर आप इनफॉर्मल सेल्फ़ एम्प्लॉयड हैं, जिस तरह से हमने बात की थी इनफॉर्मल एम्प्लॉयड की, तो सेल्फ़ एम्प्लॉयड यानी कि ऐसे भी दुकानदार हैं जिनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, जिनके पास ना तो NTN नंबर है और वो टैक्स भी पे नहीं कर रहे, और उनके पास जो है वो कोई अपना डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है। ऐसे सेल्फ़ एम्प्लॉयड लोग, उनके लिए भी गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है कि वो भी एडिशनल कोई डॉक्यूमेंट्स जमा करवा कर अपनी लोन एप्लीकेशन अप्रूव करवा सकते हैं। तो अगर उनके पास कोई सैलरी स्लिप नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, तो वो रेंट, जहाँ पे वो रेंट पे रहते हैं उस रेंट का एग्रीमेंट जमा करवा सकते हैं। उसकी रेंट की पेमेंट की स्लिप, मालिक मकान आपको पेमेंट रेंट पे करते वक्त आपको जो स्लिप देगा वो आप लगा सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप जो बिल अदा कर रहे हैं, यूटिलिटी बिल, बिजली, गैस, पानी का बिल जो है, इंटरनेट का बिल, उसकी आप फ़ोटोकॉपी जमा करवा सकते हैं। PTCL का बिल है उसकी आप जमा करवा सकते हैं। अगर आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल जो आप फ़ीस जमा करवा रहे हैं उसकी रसीद, उसकी फ़ोटोकॉपी आप जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपके पास इनकम या एक्सपेंस का कोई भी प्रूफ है जिससे ये साबित हो कि ये आपके मंथली अखराजात इतने हो रहे हैं, इतनी आपकी इनकम है, तो वो भी आप जमा करवा सकते हैं। उस पर भी बैंक को
ये फ़ैसला लेने में आसानी होगी कि आपको उन्होंने कर्ज़ देना है या नहीं देना। अब सवाल ये आता है कि कौन कौन से बैंक हैं जो कि ये कर्ज़ा फ़राहम कर रहे हैं। अगर हम बात करें टियर ज़ीरो की, तो टियर ज़ीरो के अंदर जो बैंक्स हैं जहाँ से आप कर्ज़ हासिल कर सकते हैं वो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं। माइक्रो फाइनेंस बैंक्स बेसिकली छोटे पैमाने पे लोगों को छोटे रकम में कर्ज़ा फ़राहम करते हैं, 20-30 हज़ार से लेके लाख, 2 लाख, 3 लाख तक। तो ये माइक्रो फाइनेंस बैंक अच्छे तरीके से छोटे कर्ज़े को मैनेज कर सकते हैं। टियर ज़ीरो के अंदर जो कैटेगरी में जो फॉल करते हैं वो इन माइक्रो फाइनेंस से कर्ज़ हासिल कर सकते हैं, जिनमें फ़िनका माइक्रो फाइनेंस बैंक हैं, खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक है, फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक है, टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक, मोबलिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक और यू माइक्रो फाइनेंस बैंक। इसके अलावा और भी माइक्रो फाइनेंस बैंक हैं जो ये लोन फैसिलिटी टियर ज़ीरो के अंडर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन फॉर्म आप हासिल कर सकते हैं और इन्हीं बैंकों में आप अपनी एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं नेफ्डा की। तो नेफ्डा क्या है? नेफ्डा बेसिकली एक अदारा है हुकूमत पाकिस्तान का, नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये हुकूमत पाकिस्तान ने एक अदारा बनाया है जिसके ज़िम्मे है कि वो पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पे ज़मीन ख़रीदेगा और उस ज़मीन पर फ्लैट या मकान तामीर करे, और जब वो मकान और फ्लैट तामीर हो जाए तो वो आम लोगों को टियर 1 कैटेगरी में ये लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो जो नेफ्डा के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आप ख़ुद से ज़मीन परचेज़ नहीं कर सकते, ख़ुद से मकान परचेज़ नहीं कर सकते। हुकूमत ख़ुद वो ज़मीन परचेज़ करेगी, उस पर कंस्ट्रक्शन करेगी, मकान बनाएगी या फ़्लैट बनाएगी, और फिर वो मुकम्मल शुदा मकान या फ़्लैट आपको प्रोवाइड किया जाएगा ईज़ी मंथली इंस्टॉलमेंट में टियर 1 कैटेगरी में। अब हम बात कर लेते हैं टियर 2 और टियर 3 कैटेगरीज़, यानी 5 मरले और 10 मरले तक मकान आपने ख़रीदना है। तो उसके लिए आप कर्ज़ कहाँ से हासिल करेंगे? आप इस्लामी बैंक से भी वो कर्ज़ ले सकते हैं। मुख्तलिफ़ इस्लामी बैंक्स हैं, मेज़ान बैंक, बैंक इस्लामी, दुबई इस्लामिक बैंक, अल बरका बैंक और MCB इस्लामिक बैंक। इसके अलावा और भी इस्लामी बैंक्स हैं पाकिस्तान में, आप उनसे भी लोन एप्लीकेशन हासिल कर सकते हैं। अगर आप इस्लामी बैंकों में नहीं जाना चाह रहे तो आप कन्वेंशनल बैंक से भी ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। कमर्शियल बैंक्स जो ये फैसिलिटी दे रहे हैं होम लोन की, उनमें MCB, HBL, UBL, ABL, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, अल-फलाह, सिंध बैंक, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, बैंक ऑफ पंजाब, बैंक ऑफ खैबर, इसके अलावा बैंक अल हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, सुनहरी बैंक, ये तमाम कमर्शियल बैंक्स आपको ये कर्ज़ा फ़राहम करने के पाबंद हैं। आप वहाँ जाएं बैंक में, आप एप्लीकेशन फॉर्म लें, उसके साथ अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच करें, जिस कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हैं अपना इनकम का प्रूफ लगाएं और आपको जो है बैंक एप्लीकेशन आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने डिटेल के अंदर देखा कि होम लोन क्या होता है, किन लोगों को होम लोन मिल सकता है, इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, उस पे लोन अमाउंट कितनी होगी, मकान की कीमत कितनी होगी और कितने अरसे के लिए मुझे ये कर्ज़ मिलेगा। तो ये सब हमने इस वीडियो में कवर किया है। आने वाली वीडियो में हम इस बात को इंश्योर करेंगे और लोगों को बताएंगे कि ये लोन एप्लीकेशन फ़ॉर्म कैसे फ़िल करते हैं, और लोन एप्लीकेशन फ़ॉर्म फ़िल करने के साथ साथ क्या वो प्रोसेस फ़्लो होगा जब आप बैंक में एप्लीकेशन जमा करवा देते हैं, तो बैंक किस तरह से आपकी एप्लीकेशन को वेरीफाई करता है, क्या प्रोसेस फ़्लो होता है, और उसके बाद कैसे आप जो है वो लोन अमाउंट आपको कब बैंक जो है वो डिस्पर्स करेगा, किस तरह से देगा। तो आने वाली वीडियो में इसको हम तफसील के साथ देखेंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है
तो आप अपने दोस्तों, अजीज़ों, रिश्तेदारों को और ख़ास तौर पर उन लोगों के साथ शेयर करें जो कि किराए के मकान में रह रहे हैं और अपना ज़ाती मकान बनाना चाहते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा मुख्तलिफ़ बैंकों के जहां से आप कर्ज़ हासिल कर सकते हैं, नेफ्टा के, ताकि आप वहां पे भी जाके लोन एप्लीकेशन हासिल कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।